आदाब, गुड आफ्टरनून, इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में एक बात आज खास शख्सियत की और एक ऐसे गौशाला की जिसे आप देखेंगे और उसके बारे में अगर सुनेंगे तो आपके जहन में सवाल आएगा कि एक गौशाला ऐसा भी हो सकता है। 50 बरसों से इस गौशाला की खिदमत, या फिर यूं कहें कि इस गायों की खिदमत, मतलब इन तमाम गायों की खिदमत एक मुस्लिम खानदान कर रहा है। बेसहारों का सहारा, आपने सुना होगा कि बेसहारों का सहारा कोई इंसान होता है, लेकिन यहाँ पर ये कहना लाजमी होगा कि बेसहारा गायों का सहारा बने हैं एक ऐसे शख्स जिन्हें आज हमने अपने प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में मदऊ किया है, जिनका नाम है डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन मियाँ। बब्बन मियाँ कि ये कहानी क्या है और 50 बरसों का, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 50 बरसों से ये ऐसी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और इनकी गौशाला का नाम है मधुसूदन। और ये गौशाला है कहाँ? हालांकि ये बुलंदशहर से के सियाना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इन्हीं से हम जानेंगे इनकी ज़बानी। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें हर कुछ बयान कर रही हैं, तमाम चीज़ें बयान कर रही हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन मियाँ की खिदमत गायों को लेकर कैसी है और वो किस तरीके से इन गायों की देखभाल करते हैं। सबसे आम और अहम बात यह है कि नाज़रीन, आप कभी भी रोड पर, खासकर यूपी की अगर हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश आप जाएंगे तो आपको बीमार गायें या फिर छुट्टा जानवर, आवारा जानवर सड़कों पर घूमते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा आपने जानते हैं नाज़रीन कि ये मुद्दा इस बार उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में भी खूब छाया रहा, क्योंकि ये जो छुट्टा जानवर होते हैं ये किसानों के खेत को चर जाते हैं, तबाह कर देते हैं। ना सिर्फ तबाह करते हैं बल्कि इनकी वजह से किसानों की नींद जो है वो उड़ जाती है। ना सिर्फ नींद उड़ती है बल्कि माशी बोझ का उन्हें सामना होता है। तो नाज़रीन, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाजी खिदमत का मुजाहरा पेश करते हुए गायों की देखभाल करते हैं, उन्हें खाना पीना खिला देते हैं। लेकिन ये खाना पीना सिर्फ नहीं खिलाते हैं, बब्बन मियाँ साहब इनकी केयर करते हैं। जो बेसहारा गायें बाहर घूमती हैं उन्हें अपनी गौशाला में लाते हैं, उनका पहले टेक केयर करते हैं, उनको दवाएं देते हैं, सही करते हैं। फिर उसके बाद इन लाचार और बेसहारा गायों को दुधारू गायों में तब्दील कर देते हैं। तो ये कहानी उन्हीं की ज़बानी हम सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या ऐसी चीज़ है जिस पर चलते हुए वो इस कारनामे को अंजाम दे रहे हैं, इस खिदमत को कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मौजूदा वक्त में एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पर सभी का ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो न्यूज़ 18 उर्दू ने कल भी इस मौजू पर बात किया था, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। मुल्क में मंकी पॉक्स के हवाले से लोगों ने अब एक तरह से कहें तशवीश में मुब्तला लोग नजर आ रहे हैं। तो इस तशवीश में मुब्तला रहने और इसके वजूहात और साथ ही साथ इलाज और सिम्टम्स के बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर्स, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कल भी हमने अपना एपिसोड इस पर किया था कि मंकी पॉक्स दरअसल है क्या। तो चूंकि हर लोगों की ज़बान पर यह सवाल है कि मंकी पॉक्स से किस हद तक उन्हें डरना है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, इलाज क्या है, साथ ही साथ अगर सावधानियाँ यानी एहतियात अगर बरतनी है तो उनको किस तरह के एहतियात बरतने होंगे, तो ये हम आपको डॉक्टर्स की ज़बानी ही बताते हैं। तो आज एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें आपसे कुछ देर बाद, या इनफैक्ट अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डॉक्टर तमोरिश कोले इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट है। आपका वेलकम करते हैं खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और इसके अलावा एक और विंडो में आप इस वक्त देख पा रहे हैं डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन मियाँ को, जो कि खिदमतगार हैं, गायों की खिदमत करते हैं। ये खिदमत का काम 50 बरसों तक का है। मैं पढ़ रही थी आपके बारे में डॉक्टर जुबैदुर रहमान साहब, बब्बन मियाँ साहब, ये आप बताएं कि 50 सालों से कैसे आपका खानदान गायों की खिदमत कर रहा है, कब से ये आपके जहन में आया? हालांकि 50 साल हो गए हैं, इसी में जवाब छुपा हुआ है, लेकिन 50 साल पहले किसने इसकी शुरुआत की थी जिसके बाद आप उसी रविश पर चल रहे हैं? है क्योंकि हमारी वालदा गाय पालती थी, उन्हीं की तर्ज पर हमने ये काम शुरू किया है। क्योंकि वो हमारी वालदा थी, हमें नसीहत दे के गई थी वो कि इसे आगे बढ़ाना है।
तो उनके जमाने में ये जरूर है कि 5 और 6 गाय हुआ करती थी। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ 100 गाय हैं और हम इसकी खिदमत कर रहे हैं और एक लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखना चाहते हैं और एक भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। हमने देखा है कि गायों के नाम पर बहुत सियासत हो रही है, साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि शक में बहुत सारे लोगों की पिटाई भी हो जाती है। अभी हालिया एक वाकया पेश आया है जिसका जिक्र करना भी मुनासिब होगा। बहरहाल आपने कहा कि 100 गाय हैं, तो ये 100 गाय क्या खुद आप ढूंढते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो आपके गौशाला तक इन गायों को ले आते हैं जो घूम रही होती हैं और बीमार रहती हैं? जो बेसहारा और असहाय गाय होती है या हमें रोड पर नजर आती है उसे हम अपने आश्रय में जगह देते हैं और उसका इलाज कराकर उसे दुधारू बनाते हैं और इनकी खिदमत करते हैं और उससे हमें बहुत सुकून मिलता है। और जो इसका दूध होता है, किसी गरीब के यहाँ शादी होती है या कोई त्योहार होता है जैसे जन्माष्टमी होती है, ईद होती है, तो हम उसे फ्री में देते हैं, जरूरतमंद को घर पहुंचाते हैं उनके। तो ये 100 गाय हैं आपके पास, तो मतलब आप डेयरी का कारोबार करते हैं? आपने कहा कि कुछ लोग हैं जिनको मैं मुफ्त में देता हूं, तो क्या डेयरी का कारोबार भी आप करते हैं या फिर सभी को मुफ्त में? नहीं 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 मैम, डेयरी का कारोबार नहीं है हमारा। हाँ। हमारा हम तो सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, खिदमत खल्क कर रहे हैं। तो जो बीमार गाय रहती हैं उनका आपने कहा कि इलाज कराते हैं, उपचार कराते हैं, तो इसका जितना खर्च आता है खुद आप सहते हैं? अपने पास से करते हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट से या किसी से इसमें कोई मदद नहीं ली, हम लोग अपने खर्चे से इसे करते हैं। तो ये 5 गायों से शुरू हुआ था ये कारवां आपका। आपने जैसा कहा कि आपकी वालिदा ने इसकी शुरुआत की थी, अब धीरे धीरे 100 गाय आ गए हैं, तो गाय आ गई हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ी तादाद हो गई। तो आपने क्या गौशाला के एरिया को भी बढ़ाया या फिर आपके आगे का क्या प्रोग्राम है? क्योंकि 5 से 100 आ गई तो हो सकता है 100 से और ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपने कहा कि आप जाते हैं और रास्ते में अगर आपको ऐसी गायें दिखती हैं तो आप उसको अपनी गौशाला में ले आते हैं। जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो क्या आप इसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि अगर और ज्यादा गाय हो गई तो उनको रहने की दिक्कत ना हो तो एरिया बढ़ाया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, काफी जगह है हमारे पास, अल्लाह का शुक्र है। और अभी जो ये गौशाला बनी है 1 एकड़ में बनी हुई है, तो इसमें जितनी गुंजाइश है अभी और भी गुंजाइश है। और अभी बच्चे भी हैं इनके, 100 तो बड़ी हैं, इनके बच्चे भी हैं। क्या बात है। और हम लोगों ने इनके इंतजाम में पंखे लगा रखे हैं, कूलर लगा रखे हैं। जैसे एक बच्चे को परवरिश करते हैं इसी तरह हम लोग इसका ख्याल रखते हैं। तो अब मैं कई सारे नाज़रीन को मैं बताना चाहूंगी, कई सारे अवार्ड्स भी बब्बन मियां को मिल चुके हैं इस खिदमत के लिए और बहुत सारे हस्तियां बताई जा रही हैं, बहुत सारी हस्तियां जिसमें से रजा मुराद का भी नाम है, जो ये सुनकर और टीवी पर देखकर बब्बन मियां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो ये कहानी क्या थी और ये वाकया क्या था, इसके बारे में जरा बताएंगे जुबैदुर रहमान साहब नाजरीन को, व्यूवर्स को? जी मैम, असल में बॉलीवुड में से काफी लोग हमारे यहाँ आ चुके हैं हमारी गौशाला का नाम सुनकर, और ये लोग जब सुनते हैं कि एक मुसलमान ऐसा काम कर रहे हैं तो वो लोग खिंचे चले आते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है मनोज तिवारी जी जो बीजेपी के अध्यक्ष थे वो भी आए, रजा मुराद साहब आए, भाभी जी घर पे है, सीरियल के सब लोग आए, हप्पू सिंह आए, आसिफ शेख आए, टिल्लू भाई आए, काफी लोग बॉलीवुड से आए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हमारे यहाँ आते हैं और हम लोगों की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो हमें भी और अच्छा लगता है, हमारी भी हौसला अफजाई होती है। जी तो बिल्कुल, कई और बातें जो मैं आपसे करूंगी। खास मेहमान और भी हमारे साथ मौजूद हैं, तमुरिश साहब, डॉक्टर तमुरिश साहब, मैं जानना चाहूंगी ये मंकी पॉक्स क्या है, क्योंकि इस पर अब बात होने लगी है, हिंदुस्तान में इस हवाले से तशवीश का भी इजहार किया जाने लगा है, तो आप लोगों को क्या बताएंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले तो मंकी पॉक्स जो बीमारी है इसका मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। उसमें जो अभी जो पैनिक और डाउट्स चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। मंकी पॉक्स एक वायरस है जिसको हम जूनोटिक वायरस बोलते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ वायरसेस ऐसे होता है जो जंगली जानवर जिसको हम घर पे नहीं है, ऐसे कुछ एनिमल्स से हमारे ऊपर क्रॉसओवर करके आते हैं।
और ये तभी आता है जब हम उस जंगली जानवर के साथ हमका थोड़ा कांटेक्ट हो सकता है कि हम कोई जंगलों में जाए, इस सिचुएशंस में ये वायरस क्रॉसओवर करता है। सो मंकी पॉक्स ऐसी ही एक वायरस है। हालांकि 1950 में जब ये वायरस का पहले बार पता चला, तब ये कुछ मंकीज एक लेबोरेटरी ने रिसर्च करा था, उस मंकीज में पाया गया था, तो उस हिसाब से उसका नाम मंकी पॉक्स कर दिया गया था। 1970s में अफ्रीका में कॉन्गो बोल के एक देश है, वहाँ पे पहले बार मंकी पॉक्स इन्फेक्शन मिला, और तब से लेके आज तक कई बार ये मंकी पॉक्स वायरस जो कॉन्गो में, अफ्रीका का दूसरे देश में, और 2-3 एपिसोड में ये अमेरिका और यूके जैसे कंट्री में भी मिला। तो ये कोई नया बीमारी नहीं है, लेकिन इसलिए हम चिंतित है क्योंकि अभी जो मंकी पॉक्स आउटब्रेक हुआ है मई 2022 में, यहाँ पे जो व्यक्ति के अंदर मंकी पॉक्स का संक्रमण दिख गया है, उसका कोई ना ट्रैवल हिस्ट्री है अफ्रीका और ऐसे कॉन्टिनेंट में, ना कोई डेफिनेट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। तो इसलिए जो दुनिया भर का जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, ये चिंतित है कि ये वायरस कहीं ना तो ये अपने रूप बदल के हमारे पास वापस आ गए। तो इस हिसाब से WHO ने भी काफ़ी निर्देश जारी किया। हमारे देश में IDSP जो इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने भी निर्देशिका जारी कर दिया है। अभी तक इंडिया में कोई केस नहीं पाया गया है, लेकिन हमको सतर्क रहना चाहिए इस वायरस से और इस डिजीज से। अभी आप क्या इस हवाले से बता सकते हैं कि किन किन मुल्कों में ये इसके पेशेंट मिल चुके हैं, मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद, हालांकि नाज़रीन के लिए अच्छी खबर है और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में अभी इसके एक भी केस नहीं मिले हैं, कोई भी केस बाहर से नहीं आया है, इसलिए बहुत सारी रियासतों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि बैरून ममालिक से जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उस बारीक बीनियों से उसका जायज़ा लिया जाए तमाम मुसाफिरों का। अभी किन किन ज़्यादा केसेस किन किन ममालिक में, कंट्रीज़ में हिट कर रहा है, इस हवाले से कुछ बताएंगे तमोरिश साहब? देखिए, ये जो आउटब्रेक है ये काफ़ी हद तक यूरोपियन कंट्रीज़ जो है इसमें हमको मिल रहा है। जैसे स्पेन जैसे देश में काफ़ी हद तक इन्फेक्शन फैल गया। US में भी 7 से 10 केसेस आइडेंटिफाई हो चुका है, और बारी तरह जो हम सर्वेलेंस बोलते हैं वो सब अभी जारी है। तो कुल मिला के अभी तक 130-140 सस्पेक्टेड और आइडेंटिफाइड केस मिला के टोटल केसेस है जो पूरे। तो ये दूसरे ममालिक की बात हो गई, और साथ ही ये है क्या, मंकी पॉक्स है क्या, और ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस बारे पर रोशनी डाल रहे थे हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमान तमोरिश साहब। इसके सिम्टम्स क्या हैं इस हवाले से मैं जानूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर जुबैदुर रहमान साहब का, बब्बन मियाँ साहब का रुख कर लेते हैं। जुबैदुर रहमान साहब, आप बब्बन मियाँ के नाम से मशहूर हैं, क्या ये आपका ये निक नेम है, या फिर आप गायों की खिदमत करते हैं इसलिए आपको ये लक़ब दिया गया है? और साथ ही अपनी गौशाला के नाम के हवाले से बताइएगा कि मधुसूदन गौशाले का आपने नाम रखा है, तो इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, निकनेम है मेरा जी, प्यार से लोग मुझे बब्बन मियाँ कहते हैं। घर का नाम होता है ये, वैसे तो जी जुबैदुर रहमान ही नाम है मेरा जी, क्योंकि घर का नाम है तो ज्यादातर लोग उसी नाम से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, अभी और गौशाला गौशाला के हवाले से बताइएगा जी। जी, मधुसूदन गौशाला हम लोगों ने नाम रखा है इसका, क्योंकि ये कृष्ण जी का नाम था और बहुत प्यारा नाम है, इसी वजह से हम लोगों ने इसे मधुसूदन नाम रखा है। तो किसी ने सजेस्ट किया था क्या आपको ये नाम रखने के लिए, या आपने खुद रखा? नहीं, खुद रखा मैम हम लोगों ने। क्या बात है। और मेरे साथ मेरे बच्चे भी इस काम में मेरी मदद करते हैं। अच्छा। हालांकि मेरे बच्चे MBA किए हुए हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसमें भी अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं मेरे, और मेरी मदद करते हैं। तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ता होगा, क्योंकि गायों की देखभाल कर रहे हैं, एक बच्चे की तरह परवरिश करते हुए। फोटो भी हमारे दरमियान मौजूद है, नाज़रीन को एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाएं जुबैदुर रहमान साहब की, ताकि लोगों को पता चल पाए कि किस तरह से वो केयर करते हैं। साथ ही आप बोलते भी रहिएगा जुबैदुर रहमान साहब की कितना टाइम आप देते हैं इन गायों की खिदमत करते हुए? मैं हफ्ते में मैम 3 दिन वहीं रहता हूँ। अच्छा। ज्यादातर सैटरडे संडे वहीं रहता हूँ जी, क्योंकि दिल्ली में बच्चों की एजुकेशन की वजह से और कारोबार की वजह से दिल्ली में भी मेरी रिहाइश है।
लेकिन होम टाउन हम लोगों का बुलंदशहर में चंदियाना गांव है, जो 12 बस्ती में कहला आता है जी। और सियाना तहसील है हम लोगों की। अच्छा। तो ये हम लोगों का एक मतलब एक तरीके से पुराना वालदा के टाइम से ये काम है, उन्हीं की तर्ज पर हम लोग इसे आगे चला रहे हैं, आगे हैं। बाकी 4 दिन, हफ्ते में 3 दिन आपने कहा कि आप वहां रहते हैं, बाकी 4 दिन के लिए जाहिर सी बात है आपने केयर टेकर वहां पर रखा होगा। वो कैसे, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है गायों को तो कैसे टैकल करते हैं? क्या इंतजामिया की तरफ से भी कुछ मदद लेने की आपने कोशिश की, या फिर इंतजामिया ने कुछ कहा कि आप कुछ और अपग्रेड करिए? क्योंकि गौशालाएं हमने बहुत सारी ऐसी देखी भी हैं जो बहुत हाईटेक भी होती हैं, तो इस हवाले से क्या कुछ आपको सजेशंस भी मिलते हैं? और हिंदू भाइयों का क्या कहना है? हिंदू भाई आते हैं, इसमें बहुत लोग आते हैं, स्टेशन के लोग भी आते हैं, हमारे यार दोस्त दिल्ली से भी आते हैं, सब लोग खुश होकर जाते हैं और एक वहां जाके तारीफ भी करते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग आते हैं, एक दूसरे से सुन के आते हैं। और हम लोगों ने इसमें 5-6 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। क्या बात? इसमें देसराज भी काम करते हैं, शान अहमद भी करते हैं, रिजवान भी करते हैं। हम लोग एक हिंदू मुस्लिम एकता का कोशिश करें कि सब लोग मिलजुल के काम करें। और मैं तो और लोगों को भी प्रेरित हूँ, और लोग ये काम करें और एक संदेश दें कि मुसलमान भी ये काम करें। क्या बात है, ये पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है जिसे आप देने की कोशिश कर रहे हैं। और ना सिर्फ आज से आपने इसकी शुरुआत की है, 50 सालों से इसकी शुरुआत आपकी वालिदा की तरफ से की गई थी और अब आप उसी काम पर, उसी कॉज पर अमल पैरा हैं, जो कि एक सताइश का काम है। और जैसा कि आपने कहा कि इंतज़ामिया की तरफ से भी कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि मुस्लिम होने के नाते और आप गौशाला चलाते हैं तो शक व शुबहात का इजहार तो नहीं किया किसी ने? क्योंकि मौजूदा हालात कुछ ऐसे ही हैं, इसीलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ आपसे। जी, नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों के यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग आते हैं। सब लोगों को, हमारे जिला बुलंदशहर के सब लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ कितने पुराना ये काम है और कितने दिनों से ये काम हो रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, सब लोगों को मालूम है, उनकी तरफ से कभी कोई इस तरह की वो नहीं हुई। बल्कि कुछ मुस्लिम भाइयों ने हम लोगों से का विरोध किया कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्यों गौशाला चला रहे हैं। हाँ। तो हमने उन्हें भी समझाने की कोशिश करी। हाँ। फिर बाद में वो हमारी बात को समझे और उन्होंने भी फिर हमारी तारीफ करी कि नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है, ये बात होती है ना। तमुरिश साहब, मैं चाहूंगी कि आप मंकी पॉक्स के सिम्टम्स के हवाले से बताएं। देखिए, जब भी कोई वायरल डिजीज को हम डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वायरस जब आपके शरीर में घुसता है तो इनिशियली कोई सिम्टम नहीं होता है। हाँ। तो जब ये पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो मंकी पॉक्स के लिए इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 13 दिन तक है, बट एक्सटेंड करके 21 दिन तक हो सकता है। इसीलिए अगर किसी को सस्पिशन है मंकी पॉक्स का तो 21 दिन तक हम उसको क्वारंटाइन और आइसोलेशन में हम उनको रखते हैं। तो पहले जो सिम्टम्स आता है, जो पहले 5 दिन तक रहता है, वो जैसे दूसरे वायरस में होता है, जैसे बुखार, बहुत ज़्यादा हेडेक, बैक पेन, फिर मसल पे दर्द, ये सब चीज़ होता है और एनर्जी बिल्कुल कम हो जाता है। जो मंकी पॉक्स का खास सिम्टम्स है, जो बाकी जो सिमिलर डिजीज है जैसे चिकन पॉक्स, मिजल्स, स्मॉल पॉक्स अभी नहीं होते हैं, वो है लिम्फ नोड का स्वेलिंग। और ये खासकर हाथों का जो लिम्फ नोड है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी का जो लिम्फ नोड है यहाँ पे दिखता है। इसके बाद स्किन का जो रैशेस आता है, जो पहले कोई फ्लैट टॉप्ड होता है, उसके बाद थोड़ा सा एलिवेटेड रैश आता है, जैसे चिकन पॉक्स में हम लोग देखते हैं, वैसे ही सेम रैशेस आता है। इनका जो खासकर रैशेस जो फेस और हैंड्स पे ज़्यादा होता है, फेस पे सबसे ज़्यादा इनको हम दिखता है। हालांकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 21 दिन तक रह के, बहुत ज़्यादातर 21-22 दिन तक रह के ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंशन, इसके ऊपर हम जोर डालते हैं। इनका प्रॉब्लम ये और एक है, क्योंकि जब हमने चिकन पॉक्स वैक्सीन लेते थे पूरा दुनिया, जो 1980s में हमने बंद कर दिए, तो उस टाइम तक ये मंकी पॉक्स को भी प्रोटेक्शन दिया। तो अभी जो नौजवान जो लोग हैं, जिनको हमने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन हमने नहीं दिए, उनके जो है इनका चांसेस मंकी पॉक्स का ज़्यादा है।
बट घबराने का जरूरत नहीं है। मंकी पॉक्स एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ओनली 3 to 6% लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको सस्पिशन है कि कोई अनएक्सप्लेन्ड रैश हुआ है, आपका ये जो गांठ है इसमें स्वेलिंग्स आ रहा है, लिम्फ नोड का स्वेलिंग, बुखार आ रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, अपने आप को आइसोलेट करने का जरूरत है। हालांकि फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि इंडिया में अभी भी एक केस हमको नहीं मिला है। बात है, इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये मंकी पॉक्स जो है, जैसे कोरोना के वक्त में हमने देखा था कि बहुत सारे कोरोना के वेरिएंट्स आए जो ज़्यादा फैलने वाले थे, कुछ ऐसा हुआ कि वो इतने ज़्यादा प्रभाव नहीं, इफेक्टिवनेस उनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस हवाले से आप क्या कुछ कहेंगे? मंकी पॉक्स का फैलाव ज़्यादा होने वाला है इस वायरस के हवाले से, अगर कुछ बता पाएँ तो तमोरिश साहब। देखिए, अभी हमको कुछ पता नहीं चला है कि इसको कितना फैल सकता है, बट ये तो जरूर है कि जिस देश में जो पेशेंट्स में इन्हें पाया गया है उनका ना ट्रैवल हिस्ट्री है और ना डेफिनेट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, इसीलिए हम थोड़ा चिंतित हैं। और अगले 1-2 हफ्ते में जैसे कि स्प्रेड होने का चांसेस है, उसको हमको पता चलेंगे कि ये किस दिशा में जा रहा है। और एक चिंता का बात यह है कि अभी भी हम कोविड से बाहर नहीं निकल पाए। आप देखेंगे कि नया वेरिएंट्स आ रहा है, हालांकि वो माइल्ड है, हमारा वैक्सीनेशन का जो है, तो इस हिसाब से जो हम एक पैंडेमिक से अभी भी निकल नहीं पा रहा है, अगर उस दिशा में चले गए तो हमको उसको टैकल करना मुश्किल होगा। बट अभी भी वो सिचुएशन नहीं है, तो पैनिक करने का कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन इस हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जैसा कि सरकारी सतह पर अगर बात की जाए, क्योंकि अभी इस हवाले से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं फराहम हो पाई हैं, इसलिए डॉक्टर्स जितना समझ पा रहे हैं वो बता रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह किया जा रहा है, डराने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये बताया जा रहा है, क्योंकि WHO की तरफ से भी अहकाम जारी किए गए हैं और WHO ने इस हवाले से ये कहा है कि तकरीबन 12 कंट्रीज़ में इसका असर, यानी मंकी पॉक्स का असर देखा जा सकता है। एक बार फिर से जुबैदुर रहमान साहब का मैं रुख कर लेती हूँ। जुबैदुर रहमान साहब, आप ये बताएं कि कितनी लागत आ जाती होगी आपकी इन गायों की देखभाल करते हुए, खिदमत करते हुए, क्योंकि चारा होता है और गायों की डाइट के बारे में तो हम सबको मालूम है, तो इन सब आप किसी से मदद भी नहीं लेते हैं आप, और वो भी बहुत सालों से ये काम चल रहा है, तो ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? मैम, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो अल्लाह की मदद ही कहूंगा इसे, कि अल्लाह की तरफ से ही सब चीजें होती हैं। और करीब करीब इसमें 1.5 लाख रुपए हम लोगों का, हमने कभी हिसाब नहीं लगाया, ना हम कभी कोशिश करते हैं कि हमारा कितना खर्च हो रहा है, लेकिन अंदाजा है करीब करीब 1.5 लाख रुपए हमारा महीने का खर्च होता है इसमें। और हम लोग तो सिर्फ इसे खिदमत के लिए, मतलब सेवा भाव से हम लोग कर रहे हैं जी। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे स्कूलों से, मदरसों से, और भी हम लोगों का सोशल वर्क है जी, मदरसों से जुड़े हुए हैं, और उनमें भी हम लोग काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और एक हमने इन्वायरमेंट की कोशिश करी है, हमने 25 एकड़ में एक आम का बाग लगाया है, हरियाली दी है लोगों को। क्या बात। और हम लोग पानी के ऊपर भी काफी वो कर रहे हैं कि पानी बचाओ देश बचाओ। पानी के ऊपर भी बहुत सारे प्रोग्राम कर चुके हैं हम लोग, कि देश में पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। ये जो इश्यूज आप टच कर रहे हैं, अगर हर शहरी हिंदुस्तान का इस जानिब तवज्जो देने लगे तो ये प्रॉब्लम्स ही, ये परेशानियां जो हैं, ये परेशानी बनकर ना आए, बल्कि ये परेशानी बने ही ना, और परेशानी से पहले ही वो तमाम चीज़ें आपको मिलें, जैसे कि साफ़ हवा, साफ़ पानी, जिस कॉज पर आप काम करते हुए दिखाई दे। न्यूज़ 18 उर्दू इसके लिए आपकी सताइश कर रहा है और साथ ही साथ मुबारकबाद कर रहा है कि आप अपने खर्चे पर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और एक सवाल ये उठता है आम जहन में भी कि जुबैदुर रहमान साहब, जब गाय आपके पास हैं और दुधारू गाय हैं, वो आप कह रहे थे कि आपने लोगों तक आप दूध भी पहुंचाते, वो भी फ्री में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस भी करते हैं, गोबर से भी इसका बिजनेस होता है, तो कभी इस तरफ जहन नहीं गया आपका कि खिदमत भी हो जाए? और लोगों के आम के बाग है, मैंने बताया जी, हमारे यहाँ अपने यहाँ यूज हो जाता है वो। हमारे आम का बाग है, मैंने बताया कि हम लोगों ने 25 एकड़ में आम का बाग लगाया है, तो हमारे यहाँ अपने यहाँ यूज हो जाता है वो। और
मैंने तो कहा कि और लोगों को भी मैं तो प्रेरित करता हूं कि और लोग भी ये काम करें, और लोगों को अल्लाह का शुक्र है कि समझ में आ रहा है। अच्छा। आगे भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे काम और भी होते रहें। तो क्या बहुत सारे लोग आपके साथ भी आए हैं क्या, कुछ नए कॉज को लेकर? कभी मशवरा लेने भी आते होंगे कि वो ये शुरुआत करने वाले हैं, तो बताइएगा जुबैदुर रहमान साहब, अब ये काम अच्छा रहेगा या नहीं अच्छा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी होता है। जी 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 बिल्कुल। और हम लोग अपने इलाके में एक कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक मेडिकल कॉलेज दें अपने इलाके को, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक हम लोगों ने टीम बनाई है। तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और इसी तरीके से काम करते जाइए। मैं चाहती हूँ डॉक्टर तमुरिश कोले साहब, आप एक बार फिर से हिंदुस्तान के शहरियों को बताइए कि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान में तो ये आया नहीं है, लेकिन आपको एहतियात क्या करना होगा अगर आपको लगता है कि रैशेज हो रहे हैं या फिर जो आपने सिम्टम्स बताए थोड़े बहुत? देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार का दायित्व है वो कर रहा है। जो पोर्ट ऑफ एंट्रीज है, जैसे एयरपोर्ट और ऐसे जितना भी बॉर्डर्स है, वहाँ पे स्क्रीनिंग अभी चल रहा है, और कई भी व्यक्ति जिसके ऊपर कोई भी ऐसे सिम्टम्स आए हैं उनको आइसोलेट करने का आदेश दिया गया है। देश के अंदर सबको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, और जो जो सिम्टम्स मैंने बोला कि अगर आपको बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल वायरल फीवर नहीं है, आपको लिम्फ नोड का स्वेलिंग्स आ रहा है, आप तुरंत डॉक्टर का सलाह लीजिए और एक डॉक्टर के पास जाएं, आपको एग्जामिनेशन के बाद बताएं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप दोनों खास मेहमानों का वक्त इजाजत नहीं देता और बात करने का। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय देने के लिए, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैदुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और नए नए इश्यूज पर सोचते रहें, काम करते रहें। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।